नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नूर मोहम्मद और आप देख रहे हैं cstatus.com। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईडी के द्वारा जारी किए गए उस सम्मन के बारे में जिसने कांग्रेस में एक हड़कंप मचा दिया है। एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है और इसी खबर से खबरों का बाजार गर्म है। दरअसल हाल के दिनों में ईडी ने एक सम्मन जारी किया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ। ये सम्मन नेशनल हेराल्ड नामक न्यूज़पेपर के हवाले से है और हवाला का केस बनाया गया है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर। आगे इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला, और इस विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं cstatus.com के फाउंडर मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी। मोइन, देश की बात में आपका स्वागत है। मोइन, इस पूरे मामले में कांग्रेस का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पावर का मिसयूज कर रही है। यही कहना केजरीवाल का भी था जब उनके हेल्थ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया था। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी निर्दोष है तो उन्हें डरने की जरूरत क्या है। तो आखिर ये मामला क्या है और किस नज़र से हम इस केस को आगे देखेंगे। देश की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को शुरू करें और इसको आगे लेके जाएं, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी दर्शकों के लिए। यदि आप वीडियो को फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल cstatus.com को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज cstatus.com पर ज़रूर इसको लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को हमारे वेबसाइट cstatus.com पर देख रहे हैं तो वहाँ ज़रूर रजिस्ट्रेशन करें, लाइक करें और कमेंट करें और हमारे पेज cstatus.com को फॉलो करें। नूर, आपने बिल्कुल सही कहा है। कांग्रेस में हड़कंप तो मचना ही था और हड़कंप मचे भी क्यों ना। आज जो ईडी के द्वारा नोटिस दिया गया है वो किसी आम काउंसिलर को नहीं गया है कांग्रेस का, न ही किसी कांग्रेस के आम एमएलए को गया है, न ही किसी कांग्रेस के आम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गया है। आज जो ईडी का जो नोटिस गया है हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी और आज की इस डेट की सबसे सुप्रीम लीडर कांग्रेस की सोनिया गांधी को गया है। इसके अलावा एक नोटिस और गया है राहुल गांधी को, जिसको माना जाता है 2024 के कांग्रेस की तरफ से एक प्राइम कैंडिडेट है, प्राइम मिनिस्टर के। इसके अलावा आपने नूर एक चीज़ और कही है, बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस को टंच किया है और कहा है कांग्रेस को जांच प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए ताकि एक बार दूध का दूध और पानी का पानी सामने नजर आ जाए। लेकिन ये इतना आसान है नहीं, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले अगर आपको पूरी नेशनल हेराल्ड की कंट्रोवर्सी या कॉन्स्पिरेसी को अगर आपको समझना है तो आपको जाना पड़ेगा इससे पहले इसके इतिहास में। होता ये है 1938 में जवाहरलाल नेहरू को ऐसा लगता है कि अपनी खुद की एक मीडिया तो होनी चाहिए, अपना खुद का एक न्यूज़पेपर तो होना ही चाहिए ताकि अपनी बात जनता तक पहुंचाई जा सके, ताकि अंग्रेज जिस तरह से दुष्प्रचार कर रहे थे उसकी बात को काउंटर करने के लिए। तो इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ये जो बात थी कांग्रेस के अपने जो भी सदस्य थे उनके सामने ये रखी। इसके अलावा बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जो कांग्रेस के साथ थे और जो कांग्रेस के बाहर भी थे उनके सामने भी ये बात रखी गई। कांग्रेस का भी एक मत बना, बिल्कुल जरूर है कि एक अपना न्यूज़पेपर यानी कि एक न्यूज़ मीडिया कंपनी तो होनी चाहिए। फिर स्वतंत्रता सेनानी जो थे उस वक्त के, उनको भी ये लगा कि बात में तो सच्चाई है, एक न्यूज़पेपर तो होनी चाहिए जिस तरह से अंग्रेज दुष्प्रचार करते थे उसको काउंटर करने के लिए। तो दरअसल कुछ लोग ये बताते हैं उस वक्त 5000 से ज़्यादा लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और उस वक्त एक कंपनी बनती है जिसका नाम है AJL। ये AJL कंपनी आगे जाके एक न्यूज़पेपर निकालती है जिसका नाम होता है नेशनल हेराल्ड, जो कि इंग्लिश में प्रकाशित होता है। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड ने 2 न्यूज़पेपर और निकाले, उर्दू में कौमी आवाज़, हिंदी में नवजीवन, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ सके, अपनी बात को पहुंचा सकें। एक तरफ अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे, दूसरी तरफ अंग्रेज़ों के खिलाफ न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड अपनी जगह अपने कलम की जोर पर ये लड़ रहा था। कुछ सालों में देखते देखते नेशनल हेराल्ड
हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अखबार में से एक बन गया। ये इतना पॉपुलर हो गया कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ब्रिटिश ने इसको बंद कर दिया। साल बीते, देश आज़ाद हुआ। 1956 आते आते उस वक्त उन लोगों को लगा कि अब इस कंपनी को कंपनी लिमिटेड से कंपनी से इसको एक प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसको बदल दिया जाए। तो 1956 में ये होता है कि इसका जो स्टेटस है उसको चेंज करके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसको बदल दिया जाता है। दिन हफ्ते बने, हफ्ते महीने बने, महीने साल बने, साल बनते बनते दशकों गुजर गए। अब आता है 2008। 2008 में हिंदुस्तान की कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक कांग्रेस की तूती बोलती थी। देश में 13 से 14 से ज़्यादा चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। सोनिया गांधी उस वक्त यूपीए की चेयरमैन पर्सन थी और सबसे पावरफुल वुमेन इंडिया की उस वक्त सोनिया गांधी थी। उस वक्त पता चलता है कि जो पेपर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा निकाला गया था, नेशनल हेराल्ड, आज वो बिकने के कगार में है। यहाँ तक तो बिल्कुल सही था। उस वक्त कांग्रेस एक लोन देती है नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ रुपया इंटरेस्ट फ्री। भाई आप इसको काम करें, पैसा जो आपके कर्ज हैं इसको कर्ज आप चुका लें, उसके बाद ये पैसा वापस कर दें। दरअसल पूरी कहानी शुरू होती है ये 90 करोड़ के बाद। अब आता है 2010। 2010 में एक नई कंपनी बनती है जिसका नाम है यंग इंडिया। उसका रजिस्ट्रेशन होता है 23 नवंबर 2010 को। दो लोग उसमें शामिल होते हैं, एक सुमन दुबे, दूसरा सैम पेट्रोदा। 13 दिसंबर 2010 तो एक नया नाम इसमें जुड़ता है जिसका नाम है राहुल गांधी। 22 जनवरी 2011 तीन नए लोग इसमें जुड़ते हैं, एक सोनिया गांधी, दूसरा मोतीलाल वोरा, तीसरा ऑस्कर फर्नांडिस। अगर इसकी शेयर पैटर्न की अगर बात करें, राहुल गांधी को शेयर मिलता है 38% इस कंपनी का, सोनिया गांधी को मिलता है 38%, कुल हो जाते हैं 76%। इसके अलावा जो शेयर होते हैं वो और भी जो लोग हैं उसके डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ तक भी बिल्कुल सही चल रहा है। अब प्रॉब्लम और कंट्रोवर्सी शुरू होती कहाँ से है? ये कंपनी जो 2010 में बनी उसका जो कैपिटल था वो होता है 50 लाख रुपए का। 2008 में कांग्रेस ने एक लोन दिया एजेएल को 90 करोड़ रुपया, इंटरेस्ट फ्री लोन। अब होता ये है कि एजेएल को जो पैसा लौटाना था वो लौटाना था कांग्रेस को, और एजेएल कांग्रेस को पैसा ना लौटा के यंग इंडिया जो कंपनी अभी जो 2010 में बनती है वो कहती है कि आपको पैसा जो है वो राइट ऑफ हो जाएगा, आपके जो शेयर्स हैं वो हमको ट्रांसफर कर दीजिए। और लगभग 2008 में उस वक्त 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर एजेएल के होते थे, जिनमें से दो बहुत प्रमुख नाम है जो आज भी चर्चा का विषय है। वो एक लॉयर है जिनका नाम है शांति भूषण, एक जज है जिसका नाम मर्कंडेल काटजू जी। उनका ये आरोप है कि 2008 में उनके भी कुछ शेयर था उनके फैमिली मेंबर्स का, और ये एजेएल ने बिना उनसे पूछे, बिना उनसे सहमति लिए हुए ये पूरे शेयर्स ट्रांसफर कर देती है इसको यंग इंडिया लिमिटेड को। कंपनी कितने की? 50 लाख की। एजेएल की प्रॉपर्टी कितनी है? 2000 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ रुपए तक। अब जो कंट्रोवर्सी शुरू होती है वो कंट्रोवर्सी शुरू होती है बीजेपी के एक सुब्रमण्यम स्वामी है, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा घपला हुआ है, यानी कि एक 50 लाख की कंपनी कैसे 5000 रुपये करोड़ की जो कंपनी है उसको खरीद सकती है। तो दरअसल पूरा मामला यही है, यहाँ किसी भी पैसे का ट्रांसफर हुआ नहीं है, लेकिन जिस एसेट का ट्रांसफर हुआ है उसकी वैल्यू करोड़ों में है। दरअसल पूरा मामला यही कोर्ट पे चल रहा है। और जिस तरह मोइन आपने ईडी के बारे में बताया कि ईडी का ये कहना है कि किस तरह 50 लाख की कंपनी 2000 से लेकर 5000 करोड़ की कंपनी को टेक ओवर कर लेती है,
वहीं कांग्रेस की वकीलों का ये कहना है कि ये तीनों ही जो पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो एजीएल हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या यंग इंडिया हो, ये तीनों ही विद इन द कांग्रेस है और इसलिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर कोई भी पैसा का ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ है। मोइन, इसी पर मेरे मन में एक सवाल आता है कांग्रेस के लिए कि माना कि घी आपका, डब्बा आपका, जमाया आपके पूर्वजों ने, अगर थोड़ा सा मेहनत कर दिया होता तो आज निकालने के वक्त उंगली टेढ़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सोच के देखिए मोइन, इस पार्टी ने अपने विरासत को, इस पार्टी अपनी विरासत को बचा नहीं पाई, अपनी हुकूमत को बचा नहीं पाई और आज ऐसे ऐसे आरोप का, ये कहते हैं कि ऐसे आरोप लगाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन पर और इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। आखिर आपने ऐसे देश को बना ही क्यों? आखिर आपने अपने अपने विरासतों का अगर हिफाजत किया होता, अगर इस अखबार को डूबना ना दिया होता तो इस प्रॉपर्टी के से जुड़े हुए तमाम चीज़ों को बचाने के लिए ये जो सोर्स कांग्रेस पार्टी ने अपनाया, कहीं ना कहीं सच मानों में ये सवाल खड़ा करता है और बेबुनियाद का केस ईडी ने नहीं डाला है। बिना बुनियाद की ईडी, जिस तरह आपने अपने बातों में ये भी कहा कि ये कोई काउंसलर का मामला नहीं है, ये कोई एमएलए का मामला नहीं है, तो मेरा ये पर्सनल व्यू है कि ये आसान ही नहीं है कि एक देश के इतने बड़े नेता के ऊपर में पूरा तरीका से एक झूठा आरोप लगाकर उनको किसी मामले में टाल लिया जाए। कहीं ना कहीं इस मामले में दम है, कहीं ना कहीं सबूत है ईडी के पास, जिसके वजह से ये सारा मामला खड़ा हुआ है और आज नहीं तो कल इस पर कांग्रेस को जवाब देना ही होगा। नूर, आपने बिल्कुल सही कहा है। आज की इस डेट में भी कांग्रेस के पास जो विरासत है वो किसी करोड़ों रुपए से कम नहीं है और न ही आज के इस डेट में भी इस विरासत को किसी पैसे से खरीदा जा सकता है और न ही आज के इस डेट में भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी इसको आने वाले 70 साल में भी खरीद सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक ऐसी संस्था है जिसका नाम है आरएसएस। ये एक ऐसी संस्था है जिसका प्रचार उस वक्त ये लोग खुद का कर रहे हैं जब लोग इसके बारे में जानते नहीं थे, सुनना नहीं चाहते थे, बात तक नहीं करते थे। ये संस्था तब से खुद का प्रचार करते हुए चले आ रही है और आज के इस डेट में अगर आप देखें तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहां आपको आरएसएस के लोग नहीं मिलेंगे। अगर आप स्कूल में चले जाएं तो आरएसएस के लोग मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में चले जाएं तो आरएसएस के लोग मिल जाएंगे, पुलिस महकमे में चले जाएं तो आपको आरएसएस के लोग मिल जाएंगे। ऐसा कोई भी गवर्नमेंट का संस्था नहीं है जहां आपको आरएसएस के लोग नहीं मिलेंगे। ये लगातार परिश्रम करने का ये आज उनका नतीजा है। दूसरी अगर आप कांग्रेस को देखें, कांग्रेस का खुद इतना बड़ा विरासत है, लेकिन आज के डेट में एक के बाद एक दिवालियापन घोषित करते हुए चले जा रहे हैं। तो आपको यानी कि कांग्रेस को सीखना पड़ेगा आरएसएस से कैसे परिश्रम किया जाता है और कैसे लगातार आगे बढ़ा जाता है। इस लोगों का ये कहना है कि ये जो अटैक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर किया गया, कहीं ना कहीं ये लोग आने वाले इलेक्शन में इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ से देख रहा हूँ जमीनी हकीकत ये नजर नहीं आती, बहुत आशाएं नजर आ रही है भारतीय कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अभी तक संबंध में पहुंच भी नहीं पाए और भी डेट्स दिए गए हैं। सोनिया गांधी को इस वक्त कोरोना हो चुका है और शायद 13 तारीख का डेट है राहुल गांधी के संबंध में हाजिर होने के लिए। और ये सच है कि आने वाले डेट में 2024 की इलेक्शन है, उससे पहले भी राजस्थान और गुजरात और कई सारे इलेक्शन है। तो क्या लगता है आपको कि ये क्या आसान होगा बीजेपी कांग्रेस के लिए इस तरह के मुद्दों को लेकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने में खड़ा होना? जबकि इससे पहले जो बुनियादी मुद्दे थे उनके पास में, उनको लेकर तो वो बीजेपी से लड़ नहीं पाई, तो अब जब अटैक खुद उनके ऊपर ही हुआ है तो क्या इसे हथियार की तरह वो इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या आसान होगा उनके लिए आने वाले इलेक्शन में बीजेपी का सामना करना? नूर, अभी कांग्रेस के लिए चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले कुछ महीनों के बाद गुजरात के इलेक्शंस होंगे, उसके बाद फिर राजस्थान के इलेक्शंस होंगे
फिर उसके एक साल के बाद 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं। तो अभी कांग्रेस के लिए चीज़ें बिल्कुल भी आसान होने वाला नहीं है। और अभी ईडी का केस मुकदमा तो अभी कांग्रेस के साथ चलता ही रहेगा 2024 तक। पॉलिटिकली मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि कांग्रेस इसका कुछ भी पॉलिटिकली इसका फायदा उठा सकती है। बस कांग्रेस ये कोशिश कर सकती है कि जितना कम से कम इसको नुकसान उठाना पड़े। और जैसे ही कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी ईडी में हाजिर होंगी, इसके अलावा जैसे ही राहुल गांधी ईडी में हाजिर होंगे, जो कि खुद प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं कांग्रेस की तरफ से 2024 के लिए, तो वैसे ही बीजेपी इनका पूरा केस लेकर फेसबुक पर लेके जाएगी, वैसे ही इनका पूरा केस लेकर ये ट्विटर पर लेके जाएगी, वैसे ही इनका पूरा केस लेकर व्हाट्सएप पर लेके जाएगी। और बीजेपी सिर्फ एक बार में साबित कर देगी कि कांग्रेस कितनी बड़ी भ्रष्ट पार्टी है। अगर ईडी की बात करें तो काफी पावर में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में। किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता है और अपने एक्शंस को लेने के लिए किसी का निर्देश लेना नहीं पड़ता। और कांग्रेस के, हालांकि कांग्रेस के टाइम पर ही ईडी का निर्माण हुआ था, लेकिन उस वक्त इतने पावर पर नजर नहीं आती। लेकिन जहाँ तक संबंध का सवाल है, इस पर अभी फैसला होते हुए बिल्कुल नजर नहीं आता। हालांकि 2024 या 2024 के बाद भी इस पर फैसला होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये सब जानते हैं। क्योंकि ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए ऐसे कई सारे केसेस हैं जिस पर उस पर 2% पर भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं ला पाई है, अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2024 के इलेक्शन तक भी हम इस मामले को या तो इंस्टाग्राम या तो फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से ये चलता रहेगा और राजनीति का ये हिस्सा बन चुका है। तो ये भी देखने वाली बात है मोइन कि बीजेपी के किस तरह इस मुद्दे को इस्तेमाल कर पाएगी और कांग्रेस से इस मुद्दे को किस तरह आने वाले इलेक्शन में इस्तेमाल कर पाएगी। और मेरे पर्सनल ये व्यू है कि मोदी जी को लगता है एक नया टोन और नया वर्ड, नया शब्द मिल चुका है, वो है भ्रष्टाचार। इससे पहले जब भी वो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी पर डायरेक्ट अटैक किए, तो इससे पहले तक उन्होंने परिवारवाद का शब्द को इस्तेमाल किया था, क्योंकि परिवारवाद वो शब्द था जहां वो कांग्रेस के मुखिया पर डायरेक्ट अटैक करते थे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर। लेकिन जब भ्रष्टाचार का बात हुआ है तो इसका इल्जाम कांग्रेस के अन्य नेताओं पर तो दिया गया है, लेकिन डायरेक्ट कभी उनकी मुखिया सोनिया गांधी या राहुल गांधी का नाम इससे पहले तक नहीं आया था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हथियार बन गया और आने वाले वक्त में मोदी के स्पीचेस में शायद इस शब्द को भ्रष्टाचारी और परिवारवाद ये सब कुछ हमें नजर आएगा। लेकिन मैं अब भी इस बात से इनकार नहीं करता हूँ, जिस तरह इस मुद्दे का फायदा बीजेपी उठा सकती है, तो कहीं ना कहीं मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस भी चाहे तो इस मुद्दे को राजनीति स्तर पर इसका फायदा उठा सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में कि कौन पार्टी इस मुद्दे का कितना फायदा या नुकसान उठा पाती है। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से कहा और बीजेपी युग में जिस तरीके से ग्लोरिफिकेशन हुआ है ईडी का, और ईडी के पास आज की डेट में जो पावर है वो किसी और के पास नहीं है। वो जब चाहे जब किसी को भी बुला सकती है और लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे सांसद हैं जिसके फाइल्स आज भी ईडी के पास है। और दूसरी ओर अगर आप देखें कांग्रेस को, तो कांग्रेस के पास कहीं न कहीं एक अच्छी वकीलों की फेहरिस्त है। पी चिदम्बरम उसके साथ शामिल है, कपिल सिब्बल उसके साथ है, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सीनियर लीडर उसके साथ है, और बहुत सारे सीनियर वकील की पूरी टोली है कांग्रेस के साथ आज भी। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस बार भी जो केस और मुकदमा जो उनको पर डाला गया है, इस बार भी कांग्रेस कैसे भी करके इसको मैनेज कर ही लेगी। जी हाँ मोइन, बहुत दमखम वाले लॉयर्स हैं कांग्रेस के पास में जो कांग्रेस को इस मुद्दे से बचा सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन थे वो भी सोशल मीडिया में आकर और नेशनल मीडिया में आकर अपने पक्ष को डिफेंड कर सकते हैं। देश की बात में हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए। और आखिर में एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा YouTube चैनल cstatus.com को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें।